हेलो फ्रेंड्स, एग्री बॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर व्हीट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम व्हीट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बोटेनिकल नेम जो व्हीट का होता है वो टिटकम एस्टिवम होता है, क्योंकि एरिया इसका सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, इसलिए हमेशा बोटेनिकल नेम टिटकम एस्टिवम ही बताएंगे। और स्पीसीज होती हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे बाकी की। फिर फैमिली की बात करें तो पोएसी या ग्रेमिनी कहलाती है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया है, जिसको एग्जैक्ट प्लेस में देखें तो टर्की कहते हैं। टर्की ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को कि साउथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे कि साउथ ईस्ट एशिया आएगा तो वहाँ पे पैडी होगा, और साउथ वेस्ट एशिया आएगा तो वहाँ पे व्हीट होगा। फिर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 42 जो कि हेक्साप्लॉइड है। इसमें 3 स्पीसीज और होती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। व्हीट एक C3 पौधा है, लॉन्ग डे है क्योंकि यह रबी में कल्टीवेट किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेटेड है क्योंकि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो हेड, ईयर या स्पाइक कहते हैं, जिसको हम आगे आपको मॉर्फोलॉजी पार्ट में इमेज के थ्रू दिखाएंगे। देन ग्रेन्स की बात करें तो कैरियोप्सिस होता है। और टेस्ट वेट की बात करें व्हीट के, मीन्स 1000 दानों का वजन तो 40 ग्राम होता है। वहीं व्हीट की सबसे खतरनाक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीड फेलरिस माइनर जो कि मिमिक्री वीड है, उसकी बात करें तो उसके 1000 दानों का वजन मात्र 2 ग्राम होता है। वहीं व्हीट के ड्वार्फिनेस की बात करें तो उसकी ड्वार्फिनेस के लिए नोरिंटिन जीन रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात करते हैं व्हीट में 8 से 12% तक प्रोटीन होती है, जिसे हम ग्लूटीन के नाम से जानते हैं। देन इंडिया लेवल पर राइस के बाद व्हीट सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया व्हीट का है, बट प्रोडक्शन में मेज आता है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से और इतने आसानी से उपलब्ध होने की वजह से इसे किंग ऑफ सीरियल भी कहा जाता है। देन व्हीट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, जिसे हम सिमिट के नाम से जानते हैं, जो कि मैक्सिको यूएसए में है। यहाँ व्हीट के जर्म प्लाज को स्टोर किया गया है। देन इंडिया लेवल पे बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च जो कि करनाल में है। यहाँ व्हीट से रिलेटेड जितने भी रिसर्च है, नई वेराइटियाँ हैं, उस पे यहाँ पे वर्क किया जाता है। देन उसके बाद बात करें द बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, जिसे बीसा के नाम से जानते हैं, जो कि 2011 में स्टेब्लिश हुआ था। भारत में इसके 3 सेंटर बनाए गए, जबलपुर, लुधियाना और समस्तीपुर। जो बीसा है वह फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी एज वेल एज एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन को मेंटेन करता है। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया की बात करें, जैसे इकार्डा कहते हैं, जो कि सीरिया में है। यह ड्यूरम व्हीट का जर्म प्लाज यहाँ स्टोर किया गया है। देन व्हीट के एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो टोटल जो व्हीट का एरिया है वह लगभग 215 मिलियन हेक्टेयर है, और वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो 731 मिलियन टन्स है। वहीं अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो चाइना प्रोडक्शन में आता है 133 मिलियन टन्स के साथ, और वहीं एरिया में बात करें तो इंडिया टॉप पर आता है 30 मिलियन हेक्टेयर के साथ। और वहीं इंडिया में बात करें कौन सा स्टेट टॉप पर है तो उत्तर प्रदेश एरिया और प्रोडक्शन दोनों में टॉप पर है। प्रोडक्टिविटी में बात करें तो पंजाब आता है, बट एरिया और प्रोडक्शन में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा। यहाँ पे जो आपको डाटा दिखाए गए हैं ये टोटल 2020-2021 के डाटा हैं। देन व्हीट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर टोटल स्पीसीज व्हीट की देखें तो वर्ल्ड लेवल पर 18 हैं, उसमें से जो कल्टीवेट की जाती हैं वह 7 हैं, बट इंडिया में कितनी कल्टीवेट की जाती हैं वह केवल 4 हैं। तो उनमें से यहाँ पे मैंने 3 का क्लासिफिकेशन किया है, और जो एक स्पीसीज है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम वह बहुत कम कल्टीवेट की जाती है, उसका एरिया 1% से भी कम है, इसलिए उसको यहाँ पे मैंने दर्शाया नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन ब्रेड व्हीट की, जिसे हम मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है, और इसमें जो 2n क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 42 है। इसे येलो हेक्साप्लॉइड कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 स्पीसीज से जीन आए हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि येलो हेक्साप्लॉइड क्यों कहते हैं। देन
मैक्रोनी वीट की बात करते हैं, जिसे ड्यूरम वीट के नाम से भी जानते हैं, जिसे ट्रिटिकम ड्यूरम इसका बोटेनिकल नेम है। और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n/28 होते हैं, जो कि टेट्राप्लॉइड है। देन इमर, विंटर या स्प्रिंग वीट, जिसे ट्रिटिकम डाइकोकम के नाम से जानते हैं, उसमें 2n/28 होते हैं, जो कि यह भी एक प्रकार की टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। देन वीट से रिलेटेड और कुछ बातें देखते हैं, जैसे जीन। हाँ, यहाँ पे देखिए एलो हेक्साप्लॉइड मैंने क्यों कहा, यहाँ पे देखिए 3 स्पीसीज के जीन आए हैं, ए, बी, डी। जो ए जीन है वह ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया है, जो बी जीन है वह ट्रिटिकम लॉन्गिसिमम से आया है, और जो डी जीन है वो ट्रिटिकम टाउसी से आया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसे एलो हेक्साप्लॉइड भी इसीलिए कहा जाता है। देन अगर ड्यूरम वीट की बात करें तो उसमें केवल 2 स्पीसीज के जीन होते हैं, ए और बी। और वहीं इमर या विंटर में बात करें तो केवल 1 स्पीसीज का जीन होता है। देन वीट का एरिया देखें अगर ट्रिटिकम एस्टिवम का, तो 87% इंडिया में इसका एरिया है। वहीं ड्यूरम की बात करें तो 12% और वहीं इमर वीट की बात करें तो 1% है। अब ट्रिटिकम एस्टिवम के यूजेस देखते हैं। तो अगर ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो यह चपाती और बेकरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वहीं अगर मैक्रोनी या ड्यूरम वीट की बात करें तो पास्ता और नूडल्स के लिए बहुत फेमस है। यह ज्यादातर आपके सेंट्रल इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। देन वहीं इमर वीट की बात करें तो इससे उत्पम जो साउथ इंडिया में और सूजी बनाई जाती है वो ज्यादातर इसी से बनाई जाती है। देन उसके बाद टाइप या वैरायटी की बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम की, तो ये 4 भागों में डिवाइड है, इंडियन अंबर, इंडियन सोना, इंडियन पीसी और इंडियन हार्ड। वहीं अगर मार्कोनी या ड्यूरम वीट की वैरायटियों की बात करें तो HD 4172, H1 8381, 8498 ऐसे करके और आगे वैरायटियां हैं। देन अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ व्हीट की, कौन सा कंपोजिशन कितनी मात्रा में व्हीट में पाया जाता है। वहीं स्टार्च की बात करें तो 60 to 68% तक, और प्रोटीन की बात करें तो 18 to 15%। एग्जैक्ट प्रोटीन की बात करें तो 12% पाई जाती है, और यह प्रोटीन ग्लूटीन होती है। वहीं फैट की परसेंट की बात करें तो 1.5 से 2.0, सेल्यूलोज की बात करें तो 2 से 2.5, और मिनरल्स की बात करें तो 1.5 से 2% तक। यहाँ पे देखेंगे फैट और मिनरल्स सेम है, तो आपको ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देन अपन बात करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ व्हीट प्लांट की। देखेंगे यहाँ पे आपको ये जो पूरा लंबा एरिया दिख रहा है, ये पूरा हेड, ईयर या स्पाइक है, जिसको हमने सबसे शुरू में देखा था, जिसे हम लोग बाली कहते हैं, गेहूं की बाली, उसे ही हेड, ईयर या स्पाइक कहते हैं। इसमें जो पतले पतले ये नुकीले धागे निकले रहते हैं, इसे बियर्ड कहते हैं, और इसका जो एक दाना होता है उसे करनाल कहते हैं। और यह स्टेम है, जो कि सॉइल से ऊपर जितना भी पार्ट होता है वह स्टेम होता है। ये लीफ होती है, फ्लैग लीफ होती है। फ्लैग लीफ व्हीट में 58% तक फोटोसिंथेसिस करती है, जिसके कारण ग्रेन फिलिंग में सबसे ज्यादा जो योगदान है वह फ्लैग लीफ का रहता है। देन अपन बात करते हैं रूट्स की। व्हीट में 2 टाइप की रूट्स पाई जाती है, एक प्राइमरी, टेम्परेरी या सेमिनल रूट्स। यह आपके 20 से 25 दिन तक व्हीट में रहेगी। जब आप पहली सिंचाई देंगे व्हीट को CRI स्टेज में, तो ये आपकी उसके बाद यह डेड हो जाएगी। ये प्राइमरी स्टेज में सीडलिंग को नरिश करेगी, पोषण प्रदान करेगी। देन जब ये 20 से 25 दिन बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी या परमानेंट या क्लोनल रूट या एडवेंशियस रूट से निकलेगी, जो कि आपके आगे के पोषण को बढ़ाएगी। देन अपन बात करते हैं इन इंडिया में व्हीट जो कल्टीवेट किया जाता है 6 जोन में डिवाइड करके किया जाता है। यहाँ पे हमने आपको एक टेबल के थ्रू सारा एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन और कौन सी व्हीट की स्पीसीज कहाँ कल्टीवेट की जाती है ये दिखाया है। बट आपको 3 चीज जरूर याद करना है। पूरी आप याद करें चाहे ना करें, पर 3 चीज जरूर याद करें। जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है, यहाँ सब ज्यादा एरिया 37% और 45% तक प्रोडक्शन है। इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज कल्टीवेट की जाती है। यह एरिया आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी वाला आता है। यहाँ क्यों कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है, क्यों प्रोडक्शन ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो व्हीट के लिए कंडीशन होनी चाहिए वो पूरी सुटेबल होती है यहाँ। देन अपन बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी, तो सेंट्रल जोन एक ऐसा जोन है जहाँ ट्रिटिकम ड्यूरम को कल्टीवेट किया जाता है, ओनली ट्रिटिकम ड्यूरम को। तो इस जोन को जरूर याद रखेंगे। और पेनिसुलर जो जोन है, इस जोन को जरूर याद रखेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ
कौन सा ऐसा जोन है जहां तीनों स्पीसीज को कल्टीवेट किया जाता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम ये पेनिसुलर जोन में कल्टीवेट किया जाता है। बाकी आप पूरे जितनी भी एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। देन उसके बाद अपन बात करते हैं व्हीट के क्लाइमेट, टेम्परेचर और सॉइल की। तो सबसे पहले अपन क्लाइमेट देखते हैं। जो व्हीट है वह उसको अगर लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर देंगे आप फ्लावरिंग स्टेज में तो उसकी जो यील्ड है उसको रिड्यूस करेगा। रिप्रोडक्टिव स्टेज में उसको कभी भी लंबा दिन या हाई टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। और वहीं बात करें अगर वेजिटेटिव पीरियड में अगर आपने उसे शॉर्ट डे या लो टेम्परेचर दिया तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आप कभी भी देखेंगे वेजिटेटिव पीरियड अगर व्हीट की बात करें तो दिसंबर और जनवरी होता है, उस समय हमेशा शॉर्ट डे रहता है और लो टेम्परेचर रहता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। देन अगर बात करें कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन कब चाहिए? जब ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेज, जब आपका पौधा ग्रोथ कर रहा हो, वेजिटेटिव स्टेज में हो, तब आपको कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। और जब आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो तब आपको कूल एंड ड्राई कंडीशन चाहिए। और अगर आपका जब पौधा मैच्योरिटी स्टेज में हो तब उसे आप ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट प्रोवाइड कराएंगे। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है कि वेजिटेटिव स्टेज में कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कूल मॉइस्ट, कूल ड्राई या वार्म ड्राई। तो इसलिए आपको ये तीनों, जितनी भी ये तीनों कंडीशन है, इनको याद रखना है। देन अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर व्हीट में टेम्परेचर की बात करें तो व्हीट एक टेम्परेट और सब टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, मतलब ठंडे और हल्का ठंडे एरिया की क्रॉप है। बट अगर ऑप्टिमम जर्मिनेशन टेम्परेचर की बात करें तो वह 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं अगर ग्रोथ की बात करें तो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। बट अगर टिलरिंग की बात करें, यह क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हीट में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो 20 डिग्री से नीचे जाता है, वह टिलरिंग स्टेज में जाता है। तो उसके लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि व्हीट की टिलरिंग स्टेज में 20 से कम टेम्परेचर चाहिए। वहीं अगर ग्रेन फिलिंग की बात करें, ग्रेन फॉर्मेशन के लिए, तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है। अगर आपको पेपर में इन दोनों में से एक लगाने को आए तो हमेशा आप 23 को लगाएंगे, ये ऑप्टिमम है। देन सॉइल की बात करें, सॉइल वेल ड्रेन्ड लोम एंड क्ले सॉइल चाहिए। नॉर्मल जो एलुवियल गंगेटिक सॉइल होती है वह व्हीट के कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। देन उसके बाद अपन बात करेंगे व्हीट के वैरायटी की। तो हिस्ट्री ऑफ ड्वार्फ व्हीट इन इंडिया, जो ड्वार्फ वैरायटी है उसकी हिस्ट्री क्या रही अपनी इंडिया में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस, हमने इसकी बात की कि नॉरिंटेन जीन उसकी ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार है। बट आपको हकीकत चीज बता दें कि नॉरिंटेन एक वैरायटी थी, ना कि यह एक कोई जीन था। यह जापान में सबसे पहले इसको देखा गया था और यह एक वैरायटी थी। इसको ज्यादा कल्टीवेट एरिया में नहीं किया जाता था, यह बौनी प्रजाति का था। देन इसको वहां से एससी सॉलिमन द्वारा यूएसए लाया गया 1948 में। फिर उसको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 में सिमिट मैक्सिको में इसको आइसोलेट किया। फिर वहां पता चला कि RST1 और RST2 नाम के दो जीन ओरिजिनल पाए जाते हैं। बट जब तक यह पता चलता कि इसमें ये दो जीन पाए जाते हैं तब तक नॉरिंटेन जीन के नाम से फेमस हो चुकी थी। इसलिए अभी भी आपको कभी भी पेपर में आए कि ड्वार्फनेस के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार है व्हीट में, तो आप नॉरिंटेन ही लगाएंगे। देन 1962 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 100 kg सीड लर्मा रोजा 64, ए सोनारा 63, मायो 64 और यस 227 का जो सीड है उसको सप्लाई किया एज ए टेस्ट के रूप में। देन अगर कमर्शियल लेवल पे बात करें तो लर्मा राजू 64 ए एंड सोनारा 64 ये इंडिया में कमर्शियल लेवल पर 1963 में कल्टीवेट करना चालू हुई। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन सी वैरायटी ने अपना योगदान दिया तो वह है HD 2329। यह पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देन और जो वैरायटियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सोइंग इन रेनफेड एरिया, अगर रेनफेड एरिया है तो वहां कौन सी वैरायटी रहेगी? C 306, सुजाता, सेरा, मुक्ता। और अगर मार्कोनी व्हीट है तो उसके लिए वैरायटी जयराज, मेघदूत, मालविका, HD 4530, बहुत सारी वैरायटियां हैं। पर यहाँ पे मैंने जितनी भी वैरायटी रखी है इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब वहीं सिंगल जीन ड्वार्फ की बात करें तो सोनालिका,
लरमा राजो 64A गिरजा। देन डबल जीन ड्वार्फ की बात करें तो कल्याण सोना, छोटी लरमा, ऐसी पूरी वैरायटियां हैं। ट्रिपल जीन ड्वार्फ की बात करें जो कि 1970 में इंडिया में रिलीज हुई थी, जिसमें ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी व्हीट की कौन सी है, तो उसमें आप हमेशा बताएंगे हीरा, मोती, लाल बादशाह, जवाहर, संगम, यूपी 301, यूपी 319। देन अगर लेट सोइंग की बात करें, अगर आप 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप वैरायटी को अगर शो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सरबती सोनारा, सोनालिका और लोकवन वैरायटी को, क्योंकि ये कम दिन की होती है इसलिए आपके मार्च तक में ये पक जाती हैं। देन अगर बोथ ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंट, ये दोनों जो डिजीज है ना ये वीट में बहुत कॉमन है, तो इसलिए हमेशा उनकी रेजिस्टेंट के लिए इस वैरायटी को डेवलप किया गया, इसलिए ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यूपी 2425, PBW 273, WS 291। देन अगर म्यूटेंट वैरायटी की बात करें, ये IRI दिल्ली से रिलीज की गई हैं। जो सरबती सोनारा है वो सोनारा 64 से रिलीज की गई है, और जो पूसा लरमा है वह लरमा रोजो 64A से रिलीज की गई है। वहीं अगर बात करें कि रेजिस्टेंट वैरायटी तीनों रस्ट के लिए, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट जो वीट में पाए जाते हैं, उसके लिए कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट है, वह है छोटी लरमा। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देन पूसा तेजस जो कि मालवा एरिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेट करने के लिए इसको रिकमेंड किया गया है, यह HI 875 नाम से यह मिलती है वहां। देन अपन बात करें फर्स्ट हाइब्रिड व्हीट की कौन सी है और किस कंपनी ने रिलीज किया, तो है प्रथम 7070 करके है, जो कि महिको कंपनी ने इसको रिलीज किया था। देन अपन बात करते हैं सोइंग टाइम की। अगर आपका इरिगेटेड एरिया है, अगर आपके पास ट्यूबवेल है, तो आप सेकंड वीक ऑफ नवंबर मींस फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर सबसे उपयुक्त टाइम रहता है वीट के सोइंग के लिए। वहीं इरिगेटेड है और आपके पास लेट सोइंग किसी कारणवश हो रही है तो आप 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। और वहीं रेन फेड है, वर्षा आधारित क्षेत्र है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और वहीं रेन फेड में लेट सोइंग करेंगे तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चल जाएगा, जो कि मार्च तक में पक के तैयार हो जाएगा। फिर वहीं फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं, मोल्ड प्राउ से एक बार जुताई कर देंगे, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला देंगे, जिससे जो क्लॉट्स रहेंगे वो क्रश हो जाएंगे, फूट जाएंगे। उसके बाद फाइन सीड बेड आपका बन जाएगा और जो व्हीट के लिए उपयुक्त माना जाता है। देन अपन बात करते हैं स्पेसिंग एंड सीड रेट की। व्हीट की अगर स्पेसिंग देखें तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया कि व्हीट की स्पेसिंग क्या है। आपसे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं पूछी जाएगी, हमेशा रो टू रे डिस्टेंस पूछी जाएगी, क्योंकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि सीड ड्रिल से हमेशा बुआई की जाती है ज्यादातर व्हीट की, तो एक जगह में 2 से 3 सीड गिर जाते हैं। इससे वहां पे जो उसकी जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो रो टू रो की जो डिस्टेंस है वह 22.5 सेंटीमीटर। ये JRF में क्वेश्चन, IBPS AF क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, तो इसको रट लेंगे। देन अपन बात करेंगे अगर लेट सोइंग कर रहे हैं तब अपन कौन सी स्पेसिंग रखेंगे, तो 15 से 18 सेंटीमीटर। और वहीं रेन फेड एरिया है तो 25 से 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां थोड़ी उसकी हाइट बढ़ेगी, तो इसलिए उसको 25 से 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। फिर वहीं अगर बात करें अगर डिबलिंग मेथड से आप, जो कि इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियों में इसको यूज किया जाता है, अगर डिबलिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं तो आप उस समय प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। डिबलिंग मेथड क्या होती है इसको हम आपको आगे समझाएंगे। तो उसमें अगर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस देखें तो 10 से 15 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर बात करते हैं अपन सीड रेट की। अगर नॉर्मल टाइम से सोइंग कर रहे हैं, सीड ड्रिल से सोइंग कर रहे हैं, या आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हीट का सीड रेट क्या होगा, तो आप हमेशा 100 kg पर हेक्टेयर ही बताएंगे। बट वो जब पूछेगा ब्रॉडकास्ट या प्लाउ से तो 125 kg पर हेक्टेयर। लेट सोइंग करेंगे, बोल्ड सीडेड है, सेलाइन सॉइल है, 125 kg पर हेक्टेयर। और अगर डिबलिंग से बो रहे हैं, जो कि ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में बोया जाता है, केवल 25 से 30 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है, क्योंकि इसमें हाथ से एक एक दाने हाथ से बुआई किया जाता है।
फिर वहीं बात करें फरो इरिगेटेड रेस बेस्ड सिस्टम में तो 75 kg पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादा विधि यूज की नहीं जाती है, बट ये एक मेथड है, तो इसलिए इसको भी याद करना जरूरी है। फिर वहीं बात करें सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन की, जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन था वैसे इसमें भी है। इसको भी ज़्यादा कल्टीवेट नहीं किया जाता, बट इसका भी सीड रेट याद करना जरूरी है, जो कि 25 kg पर हेक्टेयर है। फिर वहीं बात करें अगर आपके सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाए तब आपको 25% सीड बढ़ा लेना चाहिए। जैसे आपको अगर 100 kg लगता है तो आप उस समय 125 kg सीड रेट रख लेंगे, क्योंकि मॉइस्चर अगर बराबर नहीं है तो जर्मिनेशन बराबर नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा घन बुवाई करेंगे, पास पास बुवाई करेंगे, जिसलिए पौधों की संख्या हर एरिया में बराबर आए। देन अपन बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट एंड डेप्थ ऑफ सोइंग की। तो सीड ट्रीटमेंट हमेशा हमें वीटाबेक्स जो कि 75% वेटेबल पाउडर होता है, या कि 22-3 50% वेटेबल पाउडर का 2.5 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसको सीड ट्रीटेड करेंगे। और इसको पीएसबी कल्चर फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर से भी 5 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसको उपचारित कर देना चाहिए, जिससे उसमें जो फास्फोरस होती है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। फिर वहीं बात करें डेप्थ ऑफ सोइंग की, वह कोलियोप्टाइल्स लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए आपकी ये जो कोलियोप्टाइल्स लेंथ है, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी डेप्थ ऑफ सोइंग उतनी गहरी रहेगी। इसकी जो लेंथ है वो जितनी छोटी रहेगी आपकी जो डेप्थ है वह उतनी ही कम रहेगी। सबसे पहले देखते हैं जनरल की, तो 5 से 6 सेंटीमीटर जब आप कभी भी सीड ड्रिल कभी भी 100 kg सीड रेट बो रहे हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी अपन डेप्थ ऑफ सोइंग रखते हैं। और वहीं अगर बात करें टाल वेराइटी है तो उसमें 8 से 9 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर वहीं बात करेंगे सिंगल जीन ड्वार्फ। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ड्वार्फ वेराइटी आएंगी इसमें कोलियोप्टाइल की लेंथ घटती जाएगी। सिंगल जीन ड्वार्फ है मींस 5 से 6 सेंटीमीटर, डबल जीन ड्वार्फ है तो 4 से 5 सेंटीमीटर, और ट्रिपल जीन ड्वार्फ है तो 3 से 4 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। जनरल आपको याद रखना है, टाल वेराइटी का याद रखना है, और ट्रिपल का, इन तीनों को तो जरूर ही याद रखिएगा। देन अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। अगर व्हीट में देखें एनपीके मींस नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है वह 120, 60 और 40 kg। यह हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यह आपको सीधा पूछ लेगा कि व्हीट में एनपीके का रेशियो बताएं तो 120, 60 और 40। बट वो जब कभी स्पेसिफिक पूछता है कि अगर आप लेट सोइंग करते हैं तब आपको 80, 60, 40 का रेशियो रखना है। बट अगर आप कभी रेनफेड कंडीशन में करते हैं तो 60, 40 और 20 का रेशियो बताना है। पर अगर आपसे वह केवल पूछे व्हीट में एनपीके रेशियो क्या रहेगा तो आपको 120, 60 और 40 ही बताना है। देन वहां बात करें कि नाइट्रोजन को जो ऑब्जर्वेशन है वह शुरू से लेकर अंत तक चलता है, पर अगर बात करें फ्लावरिंग स्टेज में तो वहां पे ऑब्जर्वेशन नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। वहीं सेम पोजीशन अगर देखें तो फास्फोरस की, तो फास्फोरस को जो ऑब्जर्वेशन है वह जो मैच्योरिटी स्टेज होती है उसके 2 वीक पहले सबसे ज्यादा फास्फोरस को ऑब्जर्व करता है पौधा, मतलब उसको लेता है सबसे ज्यादा फास्फोरस को। बट जो नाइट्रोजन है उसको फ्लावरिंग स्टेज में लेता है, और जो फास्फोरस है उसको मैच्योरिटी के 2 वीक पहले लेता है। वहीं बात करें कि नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमको कौन से ऑर्गेनिज्म का उपयोग करना चाहिए, वह एजाटोबैक्टर और एजोस्पेरिलम। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन की उपलब्धता को पौधों में बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन का एकत्रीकरण करते हैं पौधों में। एजाटोबैक्टर इनोकुलेशन अगर करेंगे अपन तो 10 से 30% आपका फर्टिलाइजर नाइट्रोजन कब बढ़ेगा, जब आपने उसमें 120 kg वाली नाइट्रोजन को नहीं दिया है, तब आपका 10 से 30% तक आपका फर्टिलाइजर उसमें इकट्ठा होगा। बट आपने 120 kg वाला अगर नाइट्रोजन दिया है, फर्टिलाइजर दिया है, तब आपका उसमें केवल 11% उसमें आपका नाइट्रोजन एकत्रीकरण होगा। देन अपन बात करते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। जो फास्फोरस और पोटास है इसको बोते समय पूरा दे देना है, और जो नाइट्रोजन है उसको आधा देना है। फिर जो आधी बची नाइट्रोजन है उसको फर्स्ट इरिगेशन जब अपन 20 दिन में करते हैं CRI स्टेज में, तब आपको जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको दे देना है। और व्हीट में सबसे ज्यादा देखा जाए तो जिंक डिफिशियंसी देखी गई है, जो कि जो स्टेम की इलॉन्गेशन है उसको घटा देता है, साथ में नेक्रोसिस और क्लोरोसिस आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे आपको ये नेक्रोसिस है, ऊपर पत्तियां जलने लगती हैं ये,
इसको हमने इमेज के थ्रू आपको बाकायदे समझाया है। कभी भी आपके घर में व्हीट का फील्ड है, आप कभी भी कोई भी आपसे किसान पूछे कि आप जवाहरलाल नेहरू या कहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप बताइए कि यहाँ पे ये पत्तियां क्यों जल रही हैं, तो आप बताएंगे कि ये जिंक की डिफिशियंसी है। फिर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोसिस कैसा होता है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये देखिए ये पूरी पत्तियां पीली होने लगती है। सबसे पहले साइड से पीला होना चालू होती है, फिर बीच में पीली होती हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को इमेज के थ्रू समझ लीजिए। देन अगर इसकी कमी को सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखा गया, तो ये पंजाब स्टेट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन बात करें जिंक डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, तो 25 केजी जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको अप्लाई करना चाहिए बेसल डोज के साथ। देन आल्सो अप्लाई 2 से 3 टन FYM मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर, क्योंकि हमने खरीफ ऋतु में राइस के लिए जो कि जून और मई के माह में हमने 10 से 15 टन FYM दिए रहते हैं, तो उसका जो कुछ परसेंटेज 30 to 40% FYM उसका भी बचा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा FYM अप्लाई नहीं करना पड़ता, केवल 2 से 3 टन अगर हो सके तो आप उसको 5 to 6 वीक बिफोर सोइंग कर सकते हैं। देन अपन बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग, जो उसकी बुआई की विधियां वह कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है ब्रॉडकास्टिंग, यह सबसे कॉमन है, सभी एरिया में इसको यूज किया जाता है। इसमें हाथ में सीड लेते हैं, इसको हाथों से छिटक देते हैं। इसमें 125 केजी सीड रेट थी, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, ये बहुत चीप और बहुत क्विक मेथड है, इसको बहुत ही आसानी से आप ब्रॉडकास्ट कर देंगे खेत में। देन अपन बात करें FIRB सिस्टम मींस फरो इरिगेटेड रेज बेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, 60 से 100 सेंटीमीटर वाइड, ये देखिए ये जो 60 से 100 सेंटीमीटर वाइड इसकी जो चौड़ाई होती है उसको रखते हैं, और 2 से 3 रो। यहाँ पे आपको मैंने बाकायदे सारी मेथड जो है आपको हमने इमेज के थ्रू समझाया है कि कभी भी आपको मन में डाउट ना आए, आप इसको इमेज के थ्रू कोई भी अगर चीज पढ़ते हैं तो वो मन में सबसे जल्दी बैठती है। तो आप फरो इरिगेटेड रेज बेस्ड सिस्टम का आप यहाँ पे प्लॉट देख रहे हैं, जिसमें जो ये खाली लाइनें हैं ना, ये इरिगेशन के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे पानी लगा दिया जाता है जिससे पूरा प्लांट कवर कर जाता है। आप यह सोचते होंगे कि इस मेथड में ये जगह खाली है, यहाँ सीड नहीं है तो इसका यील्ड कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका यील्ड उतना ही होता है जितना आपका नॉर्मल सीड ड्रिल में होता है, या कि उससे ज्यादा होगा बट उससे कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ना, उससे क्या होता है, ये बराबर जो पौधे इनको फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाती है। कभी भी आप देखेंगे घने फील्ड में बीच के पौधों में उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं होता जितना साइड के पौधों में होता है। इसलिए जब इनको स्पेसिंग मिल जाती है तो ये पौधे उतना ही ग्रो करते हैं जितना साइड वाले करते हैं, उतना बीच वाला करते हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। देन अपन बात करते हैं कि अगर इसको अपन अप्लाई करते हैं तो 25 से 40% तक आप वाटर की बचत कर लेंगे, 25 से 40% तक आप सीड की बचत कर लेंगे, और 25% तक न्यूट्रिएंट की भी आप इसमें बचत कर लेंगे। क्योंकि जहां जहां आपके ये पौधे हैं, आपको सबसे सीधा सा समझ लेना है कि अगर सीड बच रहा है आपका 25% से 40% तक, तो आपका ऑलरेडी न्यूट्रिएंट और वाटर तो बचना तय है। देन बात करते हैं थर्ड मेथड की, सोइंग बिहाइंड प्लाउ। जब आप इस मेथड को यूज करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 तरह की मेथड होती है, एक केरा मेथड, एक पोरा मेथड। जब आप हैंड के द्वारा सीड को ड्रॉप करेंगे प्लाऊ के पीछे, तब आप उसको केरा मेथड बोलेंगे। बट जब आप उसको सीड को ड्रॉप करेंगे फनल या नाई के द्वारा, तब आप उसको पोरा मेथड बोलेंगे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो फनल या कीप है, जब आप इसमें सीड डालेंगे तब आपकी पोरा मेथड होगी। बट जब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे सीड जब गिरा देंगे जमीन में, तब उसे आप केरा मेथड कहेंगे। ठीक, अब आप देखते हैं, चलिए चौथी मेथड। तो चौथी मेथड देखिए, सोइंग विथ सीड ड्रिल। ये बहुत कॉमन है आज के एक जमाने में। तो सीड ड्रिल में ये देखिए सीड ड्रिल है, यहाँ वीट डाल दिया जाता है और ये पाइप के थ्रू यहाँ पे ये गिर जाता है। तो इसमें जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ये मेंटेन नहीं रहती, बट रोड टू रोड डिस्टेंस को आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। देन बात करें डिबलिंग मेथड की, इसमें 2 या 3 सीड एक स्थान में गिरा दिया जाता है। ये हमेशा
इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने रिसर्च वर्क के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। कभी भी अपना वह ट्रायल लगाएंगे तो हमेशा इसी मेथड का यूज करते हैं, हाथों से बुवाई करते हैं। तो आपके पेपर या कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जो छात्र रिसर्च करते हैं उस समय कौन सी मेथड का यूज करते हैं, तो हम बताएंगे डिबलिंग मेथड, जिसमें 2 से 3 सीड को 4 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ तक बो दिया जाता है और 10 से 15 सेंटीमीटर उसके प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया जाता है। ये गुड मेथड मानी जाती है। देन बात करते हैं हम 6th मेथड की, जीरो और नो टिलेज। नाम से ही पता चल रहा है जीरो मीन्स कोई टिलेज नहीं होगा, नो टिलेज। इसके लिए एक विशेष यंत्र को तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? पंतनगर और DWR करनाल के द्वारा। इसको क्या नाम दिया गया? रोटावेटर कम ड्रिल्स। इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर राइस वाले फील्ड, राइस व्हीट सिस्टम जो फील्ड में अपनाते हैं वहां इस मेथड का यूज किया जाता है। जब आप धान की कटाई करते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट इस हल के द्वारा आप बुवाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि 20 से 25% इसमें आपको सीड रेट ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी सीड की जो बुवाई है वो बराबर नहीं हो पाती। इसलिए आप हमेशा 20 से 25% इसमें सीड रेट ज़्यादा रखेंगे। और इस मेथड से आपको जो वीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा वह हर्बिसाइड के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नो टिलेज मीन्स आप इसमें हल या प्लाऊ, मोल्ड प्लाऊ कुछ चला ही नहीं रहे हैं। इसमें डायरेक्ट आप सोइंग कर रहे हैं यंत्र के थ्रू। तो जो पहली बार यंत्र चल रहा है उसी के साथ जो सीड गिर रहे हैं वह तो उसी से जमेगा, बाकी आप उसको जो हर्बिसाइड से ही वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देन बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की। इस मेथड को ज्यादा वीट में यूज नहीं किया जाता, यह सब ज्यादा यूज की जाती है राइस में, बट इसको एज ए रिसर्च में यूज किया गया है, तो इसलिए ये भी एक मेथड है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये भी देखिए यहाँ ट्रांसप्लांटिंग हो रही है। इसमें 3 से 4 वीक्स की ओल्ड सीडलिंग को यूज किया जाता है और एक जगह में 2 से 3 या 1 सीडलिंग को लगा दिया जाता है। देन अपन बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर व्हीट में बात करें तो टोटल 6 इरिगेशन देना चाहिए। उनमें से भी अगर क्रिटिकल स्टेज की बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी सिंचाई है, तो टोटल तो 6 स्टेज है। क्राउन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, ग्रेन फिलिंग स्टेज। बट अगर आपके पास एक पानी है तब आप उसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में देंगे, जो कि 20 से 25 दिन या एग्जैक्ट बोले तो 21 दिन में आती है। इसको किसने दिया था? इसको भरद्वाज ने दिया था। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है JRF के, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। फिर अगर बात करें कि आपके पास अगर 2 पानी उपलब्ध है गेहूं में देने के लिए, तो आप कौन कौन से स्टेज में देंगे? तो आप क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में देंगे और लेट ज्वाइंटिंग स्टेज में देंगे, जो कि 60 to 65 डेज में आएगा। तो आपको ये 2 स्टेज तो जरूर याद रखना है कि मॉइस्चर स्ट्रेस उसमें क्रिएट ना होने पाए। देन अपन बात करते हैं अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें वेट की, तो 45 से 65 सेंटीमीटर इसका टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट है। और वहीं अगर एनुअल रेनफॉल देखें तो 600 से 900 mm है। और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि जो इरिगेशन इफिशियंसी है सबसे अच्छी गेहूं के लिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में रहती है। फिर वही बात करें कि 1 हेक्टेयर खेत कि आप जब सिंचाई कर रहे हैं उसमें आपको टोटल कितना वाटर लगेगा शुरू की बुवाई से लेके अंत की कटाई तक, तो वह लगभग 10,000 से 15,000 टन ऑफ वाटर, मतलब 10,000 से 15,000 टन वाटर आपको जरूरत पड़ेगी। देन अपन बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट की। जो व्हीट में टर्माइट्स हैं जिसे ओडेंटोटर्मिस ओबेसस कहा जाता है, इसके कंट्रोल के लिए क्लोरोपाइरीफास का 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको डस्ट में जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका छिड़काव करेंगे। वहीं अगर आर्मी वर्म है उसके लिए आपको 500 ml नुवान, जो कि डाइक्लोरोबास, जो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको नुवान बोलना पड़ेगा, पर उसका जो एक्चुअल फार्मूला वो डाइक्लोरोबास है। 85% के उसमें से आता है, या फिर आप कार्बारिल, ये बैन हो चुका है तो ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी आपको अभी नुवान मिल सकता है। देन इसको 2.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन अपन बात करते हैं रोटेंट्स की, जो कि चूहे। आप कभी भी देखेंगे गेहूं के खेत में बहुत सारे बिल बना देते हैं चूहे, जिससे जो नीचे की जड़ें होती है पूरी कट जाती है और पौधे पूरे सूख जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड, ये चूहा मार के नाम से आप इसको मार्केट में आसानी से मांग सकते हैं। देन अपन बात करते हैं डिजीज की। व्हीट में सबसे ज्यादा रस्ट
एक इम्पोर्टेंट डिजीज मानी जाती है। ये 3 प्रकार की होती है, एक ब्राउन लीफ रस्ट, एक येलो जिसे स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं, एक ब्लैक रस्ट। तो जो कि ये तीनों जो रस्ट है ये एयरबोर्न है। आप कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सीड बोर्न है कि एयरबोर्न, तो हमेशा ध्यान रखना एयरबोर्न है तीनों रस्ट। और किसके कारण कौन सी फैलती है, अगर ब्राउन रस्ट पूछे तो पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, येलो रस्ट पूछे तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, अगर ब्लैक रस्ट पूछे तो पक्सीनिया ग्रेमिनीट्रिटिसी। और अगर आपसे पूछ दे कि किलर रस्ट किसे कहते हैं, तो किलर डिजीज किसे कहते हैं वीट में, वह है ब्लैक रस्ट को। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेआरएफ में। देन अपन बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की। तो जो ब्राउन रस्ट है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जब होता है, और आप जब कभी भी हमेशा अर्ली सोइंग कर देते हैं तब हमेशा ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट देखा जाता है। इसलिए आपको यह देखना है कि आप जो उसकी सोइंग है उसकी टाइम पर करें, अर्ली ना करें या लेट ना करें। अगर लेट करेंगे तो ब्लैक रस्ट होगा और अगर अर्ली कर देंगे तो ब्राउन और येलो रस्ट होगा। देन उसके जो सिम्टम्स क्या होंगे, ब्राइट ऑरेंज होगी इसकी पत्तियां, लेमन येलो कलर का इसका स्टेम होगा और रेडिश ब्राउन कलर का इसका स्टेम होगा। तो ये जो तीनों सिम्टम्स हैं इसको हमने आपको आगे नेक्स्ट पेज में आपको इमेज के थ्रू बाकायदे समझाया है कि आप कभी फील्ड में जाए तो आसानी से पहचान लें। पर उसके पहले हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमेशा आप इसको बोने से पहले ट्रीट कर लेंगे, उपचारित कर लेंगे ट्राइकोडर्मा के साथ, ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम पर किलोग्राम सीड के हिसाब से। और ये देखिए अवॉइड लेट स्विंग, आप हमेशा लेट स्विंग या फास्ट स्विंग दोनों को डिले करेंगे, अवॉइड करेंगे। या कि फिर अगर आपने इन दोनों मेथड को अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके खेत में रस्ट लग चुका है, तब आप प्रोपिकोनाजोल 25% टीसी या टोबिकोनाजोल 25% टीसी का स्प्रे करेंगे। तो ये जो ब्राइट ऑरेंज, लेमन येलो और रेडिश ब्राउन है, इनको आपको इमेज के थ्रू दिखाते हैं। ये देखिए ये ब्राउन रस्ट है, इसमें जो पूरी पत्तियां होती हैं ये ब्राउनिश हो जाती हैं। येलो रस्ट है, इसमें ये देखिए येलो येलो हो जाता है। और जो ब्लैक रस्ट है इसमें काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं स्टेम में। तो इस तीनों इमेज को आप बाकायदे इमेज के थ्रू देख लीजिए। कभी भी आप फील्ड में जाएं और किसानों को आसानी से आप बताएं कि आपके खेत में ये रस्ट लगा, आप प्रोपिकोनाजोल या टेबिकोनाजोल का आप स्प्रे करिए। या कि आप अगर उसके पहले आप उनसे मिलते हैं तो उनको आप बीज उपचारित करने की सलाह दीजिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, जो कि लूज स्मट है। यह भी एक भयानक बीमारी मानी जाती है गेहूं की। तो इसका जो कारण है वो क्या है, एस्टिलागोनुडाट्रिटिसी, जो कि इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। ये एयरबोर्न नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके कंट्रोल के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ट्राइकोडर्मा विरिडी या टेबिकोनाजोल के साथ। उसके बाद देखते हैं करनाल बंट, ये बहुत खतरनाक बीमारी है वीट की। इसे कैंसर डिजीज, आप देखेंगे ब्लैक रस्ट को किलर डिजीज, पर करनाल बंट को कैंसर डिजीज कहा जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका क्या कारण है, न्यूओसिया इंडिका है और यह सॉइल सीड एयरबोर्न डिजीज है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्यों कहना जरूरी है, क्योंकि सॉइल सीड और एयर तीनों से हो सकता है। तो यह क्वेश्चन जेआरएफ में पूछा जा चुका है। अब इसके कंट्रोल की बात करते हैं। तो करनाल बंड के उपचार के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी का 1 ml 1 लीटर पानी के साथ यूज करेंगे। आप देखेंगे कि प्रोपिकोनाजोल जो है लगभग सभी जितने भी जो डिजीजेज हैं सब में यूज किया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये दवाई प्रोपिकोनाजोल या टेबिकोनाजोल को याद ही कर लेना है, यह मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। फिर वही बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की वीट में, ये इरिसिफी ग्रेमिनीट्रिटिसी के कारण होता है। ये एक फंगस है। यही बस फंगस नहीं, जितनी भी ये बीमारियां हैं चारों, चाहे आपका रस्ट हो, चाहे स्मट हो, चाहे करनाल बंट हो, चाहे पाउडरी मिल्ड्यू, चारों की चारों फंगस के द्वारा होती हैं। इसीलिए इनके कंट्रोल के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% टीसी सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। आपको इन तीनों डिजीज को भी हम आगे इमेज के थ्रू बकायदे समझा रहे हैं। ये देखिए लूज स्मट में देखें तो ये पूरा खाली हो जाता है, काला हो जाता है। इसके जो ये बाली होती है, हेड ईयर स्पाइक होता है, ये पूरा खाली हो जाता है। तो ये आप आसानी से पहचान लेंगे। अगर आपके खेत में करनाल बंट हो रहा है तो आपको ये देखिए काले काले आपके शीड हो जाएंगे, खाली खाली। और पाउडरी मिल्ड्यू है तो ये देखिए ये जो आपका ईयर या स्पाइक है इसमें सफेद कलर के धब्बे पड़ जाएंगे। तो आप जितनी भी डिजीज है इसको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके कंट्रोल के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% टीसी या टोबिकोनाजोल 25% टीजी का यूज कीजिएगा। देन अपन बात करते हैं
वीड मैनेजमेंट की। अगर वीड आपने टाइम से 30 से 45 दिन में गेहूं में अगर कंट्रोल नहीं किया तो आपके 25 से 30% तक आपके उसमें लॉसेस ला देंगे। वैसे तो बहुत सारे वीड्स होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट वीड्स हैं मैंने उसको केवल यहाँ पे दर्शाया है। मोनोकाट वीड, डाइकॉट वीड, सेजेस, मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। मोनोकाट वीड में देखें तो फेलेरिस माइनर, अवीना फतुआ और साइनोडोनिक्टिवलर। इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक फेलेरिस माइनर है, जो कि सबसे ज्यादा यील्ड को रिड्यूस करता है और यह पहचान में नहीं आता कि कौन सा गेहूं और कौन सा फेलेरिस माइनर है, तो इसलिए फेलेरिस माइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड है। देन अगर बात करें डाइकोट वीड में तो चिनोपोडियम मेलवम, एनागलिस आर्वेंसिस जिसको व्हीट वीड भी कहते हैं, और कानबोलुलिस आर्वेंसिस और आर्जिमोन मैक्सिकाना है। वहीं सेजेस में बात करें तो साइप्रस रोटंडस है। देन अपन बात करते हैं वीड कंट्रोल की जो मेथड है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव मेथड की। प्रिवेंटिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन है, कवर क्रॉप का यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर का यूज करते हैं, टिलेज सिस्टम को अच्छे से अप्लाई करते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। ये आपकी प्रिवेंटिव मेथड है। अगर आपने सीड बेड अच्छा बनाया है, क्रॉप रोटेशन अच्छा किया है, तो आपका वीड मैनेजमेंट हो सकता है। अगर आपका इससे नहीं होता फिर आप कल्चरल मेथड देखेंगे। कल्चरल मेथड में बात करें तो आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी, शुद्ध बीज का यूज करना पड़ेगा, कल्टीवेटर जो आप करें वह साफ सुथरा रहना चाहिए, शुद्ध गोबर की खाद का यूज करना चाहिए। देन अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड में आप पशु पक्षी, बीमारियां या किसी भी डिजीज को आप यूज करके आप जो वीड्स हैं उनके ऊपर इन तीनों का इफेक्ट डालिए और उनको नष्ट कर दीजिए। देन अपन बात करते हैं मैकेनिकल मेथड की। तो मैकेनिकल मेथड में आप खुरपी, हंसिया या हाथ से उखाड़ना या हैरो हो कल्टीवेटर का यूज किया जाता है मैकेनिकल मेथड में। देन अपन बात करते हैं जब आपको चारों मेथड से कंट्रोल नहीं मिल रहा तब आप अंत में केमिकल मेथड यूज करेंगे, जो कि आजकल नॉर्मल है, ये सब ज्यादा यही यूज की जाती है। इसके लिए आपको सबसे कॉमन जो इसका हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन है, जो कि 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर के साथ प्री इमरजेंसी में इसको यूज करेंगे। देन अगर बात करें आपको चौड़ी पत्ती है और पोस्ट इमरजेंसी है तो आप उसमें 2,4-D यूज करेंगे, जो कि 0.3 से 0.4 kg पर हेक्टेयर रहेगा। उसके बाद बात करें कि फेलेरिस माइनर और अवीना फतुआ, ये बहुत ही खतरनाक वीड हैं वीड के, तो इनके कंट्रोल के लिए हम कौन सा हर्बिसाइड यूज करेंगे, वह है सल्फोसल्फ्यूरान। ये ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में यूज किया जाता है, और ओवरऑल अगर इंडिया में बात करें तो मेटसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है, क्योंकि सल्फोसल्फ्यूरान ज्यादा हाई पावर का रहता है और मेटसल्फ्यूरान थोड़ा कम रहता है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ मेटसल्फ्यूरान के लिए अवीना फतुआ और फेलेरिस माइनर में रेजिस्टेंस हो गया है, तो इसलिए वहाँ सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है, जो कि लीडर नाम से आपको बाजार में मिलेगा। देन अपन बात करते हैं जो HD 2009, WS 283 और WS 416 है और सोनक, ये जो चारों वैरायटी हैं वीट की, ये सेंसिटिव मानी गई हैं 2,4-D एप्लीकेशन की। अगर आपने 2,4-D एप्लीकेशन किया तो इन पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। देन अपन बात करते हैं हार्वेस्टिंग और ईल्ड की। तो हार्वेस्टिंग देखें तो जब आपका पौधा पीला होने लगे, जो आपके स्टेम है वो पीना होने लगे, उसका जो करनाल है वो टाइट होने लगे, तब आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके लिए आजकल कंबाइनर का यूज किया जाता है, जिसमें आपकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, थ्रेसिंग भी हो जाती है, विनोइंग भी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा आजकल कंबाइनर का यूज किया जाता है। देन बात करें अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, हार्वेस्टिंग टाइम में कितना होना चाहिए वीट में, तो 20 से 25% आपका उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, और अगर वहीं आप स्टोर कर रहे हैं वीट को तो 10 से 12% या 12% आपको उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। वहीं थ्रेसिंग की बात करें तो थ्रेसर से यूज किया जाता है, पर आजकल मैंने बोला ना कि कंबाइनर का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। वहीं ईल्ड की बात करें तो 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर देखी गई है इरिगेटेड एरिया में, और ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो व्हीट है वो इरिगेटेड एरिया में ही होता है। तो हमेशा आपसे पेपर में अगर कभी पूछा जाए ईल्ड कितनी होती है व्हीट की, तो 40 से 45 क्विंटल बताएंगे, बट वो कभी पूछता है कि रेन फेड कंडीशन में कितनी रहेगी, तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर रहेगी। वहीं हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें
तो 25 से 30% होता है, और सेमी ड्वार्फ वैरायटी में देखें तो 40 से 45% होता है। ये हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है, इसको आप जनरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि कितने परसेंट आपका सीड है और कितने परसेंट उसमें भूसा है, मींस एक्स्ट्रा है। अगर आप टाल वैरायटी ले रहे हैं तो आपको उसमें 25 से 30% केवल आपको व्हीट मिलेगा, बाकी जो आपका 75 से 70% है उसमें आपको भूसा या एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं अगर आप सेमी ड्वार्फ वैरायटी यूज करेंगे तो 40 से 45% तक आपको उसमें सीड पाएंगे, क्योंकि छोटी बौनी वैरायटी है तो सीड तो बराबर रहेंगे, तो इसलिए उसमें जो सीड की जो संख्या है वह ज्यादा रहेगी और जो भूसे का रेशियो है वह कम हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपका रेशियो में पूछता है ग्रेन और एक्स्ट्रा का रेशियो तो 1:25 बताएंगे, और वहीं अगर सोरघम में बात करें तो 1:3 होता है। देन पिजन पी की बात करें तो 1:4 होता है। सबसे कम इसी का आपका हार्वेस्ट इंडेक्स देखने को मिलेगा, लगभग 19% से 20% होता है। मींस आपको 19 से 20% आपको अरहर मींस पिजन पी में आपको दाने मिलेंगे, बाकी 80% तक आपको उसमें जो एक्स्ट्रा होता है उसकी जो लकड़ी होती है वह मिलेगी। अब बात करें व्हीट में मिलिंग परसेंटेज की तो 70 to 74 है। मिलिंग परसेंटेज क्या है, जैसे आप कभी भी घर में देखेंगे तो जिसको हम चोकरा ये चुनई कहते हैं, जो आप जब गेहूं को चालते हैं आटे के लिए तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे चोकरा निकल आते हैं उसको अपन 25% तक कहते हैं, और जो प्योर आटा है वह 70 से 74% होता है। तो आप इसमें सीधा सा मिलिंग परसेंटेज यह कह सकते हैं कि जो प्योर आटा है वह कितना निकलता है 100 ग्राम व्हीट से। देन अगर बात करें मेजर स्टोरेज पेस्ट जो उसमें लगते हैं तो राइस वीविल, ग्रेन माउथ और खपरा बीटल है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए। देन अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन पंजाब, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब में क्यों है, उसके 3 कारण हैं। वहाँ 100% इरिगेटेड एरिया पाया जाता है, वहाँ हाई लेवल फर्टिलाइजर कंजप्शन है, और वहाँ गुड एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट है। जैसे मैंने बताया ना, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह उसके हिसाब से पाया जाता है। व्हीट में बात करें तो स्पॉन्जी प्रोटीन पाया जाता है जो कि ग्लूटीन होता है। यह बेकिंग के लिए एसेंशियल होता है बट हार्मफुल होता है चिल्ड्रन, बच्चे इसको आसानी से पचा नहीं पाते हैं। ग्लूटीन जिस व्हीट में ज़्यादा रहती है उसमें आपको ब्रेड क्वालिटी और चपाती मेकिंग अच्छी होती है उसमें। देन बात करें व्हीट ब्रीडर इन इंडिया किसको कहा जाता है, वह डॉक्टर बीपी पाल हैं। और हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किसने की, तो डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग है। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है व्हीट में, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसमें व्हीट के साथ राई का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम का यूज इंडिया में किया जाता है। वहीं अब बात करते हैं इंडियन ड्वार्फ वैरायटी की। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला, IBPS AFO, JRF, SRF, नेट हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन ड्वार्फ वैरायटी का बोटेनिकल नेम क्या है, वह ट्रिटिकम स्फेरोकेकम। इन नॉर्दर्न पार्ट में और वेस्ट पाकिस्तान में इसको कल्टीवेट किया जाता है, केवल वहाँ कंजम्पशन के लिए इसको कल्टीवेट करते हैं और कुछ नहीं। फिर वही बात करें यंग कॉर्न व्हीट जिसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम मोनोकोकम है। फिर बात करते हैं अगर 100 ग्राम आपका व्हीट है उससे आपको कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो 327 कैलोरी तक आपको 100 ग्राम व्हीट से प्राप्त होगी। देन अपन बात करते हैं इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हम किसे जिम्मेदार मानते हुए, स्वामीनाथन है। इसके लिए उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया जो कि 1987 में है, ये फर्स्ट इंडियन है। देन अपन बात करते हैं कि अगर आपके करनाल बंड रोग आपके व्हीट में लग जाता है तब आपका उसमें कितने % तक आपके सीड इफेक्ट हो जाएं कि मेरे को नहीं खाना चाहिए, तो अगर आपका व्हीट 3% तक मतलब 100 में से 3 दाने अगर आपके करनाल बंड डिजीज से इफेक्ट हैं तो आप उस व्हीट को खाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। देन अपन बात करते हैं करनाल बंड में एक मछली की जैसे सुगंध आती है, वह किसके कारण होती है, थ्रीमेथाइल एमाइन के कारण होती है। देन वही बात करें कि टॉलरेंट क्रॉप सॉइल सैलिनिटी में कैसे है, तो मॉडरेटी है, मतलब मध्यम है, ये ज़्यादा सेंसिटिव ना ही ज़्यादा टॉलरेंट है, ये मॉडरेटी है। फिर वही बात करें वाइडली ग्रोन बिटवीन द लेटीट्यूड, मतलब 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक इसको कल्टीवेट किया जाता है। देन बात करते हैं सीड जर्मिनेट, मतलब
कितने कम टेम्परेचर तक उसको जर्मिनेट हम कर सकते हैं। तो अगर आपका मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री है फिर भी सीड जर्मिनेट हो जाएगा, बट उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, इसलिए जो उसके सुटेबल टेम्परेचर है आप उसको ध्यान रखेंगे। बट हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिमम टेम्परेचर अगर आपके पास 4 डिग्री है तो क्या व्हीट जर्मिनेट हो सकता है, तो बोलिए हाँ। देन अपन बात करते हैं नंबर ऑफ टिलेट्स की बात करें 1 मीटर स्क्वायर एरिया में तो 230 से 340 होता है। और वहीं अगर व्हीट और मस्टर्ड का इंटरक्रॉपिंग में अगर आप रिकमेंडेड रेशियो देखेंगे तो 9 लाइन आपकी व्हीट की होनी चाहिए और 1 लाइन आपकी मस्टर्ड की होनी चाहिए। देन अपन बात करते हैं ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस। एक ट्रिटिकेल ये जो है ये मैन मेड सीरियल कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, JRF SRF नेट सभी में पूछा गया है। ये जो ट्रिटिकेल है यह व्हीट और राई का क्रॉस है और इसकी केवल एक वैरायटी सबसे फेमस वैरायटी है DT46 जो कि एक ट्रिटिकेल की वैरायटी है। अगर व्हीट क्रॉप से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।